हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 14 ऊर्जा के स्रोत। आज की क्लास में हम उत्तम ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे और ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत पर चर्चा करेंगे। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट 14 ऊर्जा के स्रोत। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे सिंपल, हम एक मोमबत्ती जला रहे हैं तो वो प्रकाश ऊर्जा है। हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो वो विद्युत ऊर्जा है। मतलब कोई भी हमने कार्य किया तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए कि ऊर्जा है वह ऊष्मा का रूप है जिसे ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे हम बल्ब जला रहे हैं, यहाँ क्या प्रोसेस होता है, विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा की आवश्यकता में विभिन्न कार्यों में है, प्रकाश उत्पन्न करने में, मशीनों को चलाने में, कृषि के कार्य करने में, यातायात साधनों में, उद्योगों में, भोजन में। लगभग हम अपने दैनिक जीवन के जो भी कार्य कर पा रहे हैं उन सब में हमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। भी ऐसे कौन से स्रोत हैं जो ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या ये सारे स्रोत अच्छे हैं, क्यों इनका यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अब देखिए, हम घरों में मान लो चूल्हा होता है सिंपल, उस चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी जलाने से धुआं भी होता है, राख भी उत्पन्न होती है, लेकिन वो एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या वो अच्छा है, क्या वो अच्छा नहीं है। गैस है तो गैस जलाते हैं तो गैस सिलेंडर से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा विकल्प हमें आज के टाइम में यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊर्जा का उत्तम स्रोत। ऊर्जा का उत्तम स्रोत, अच्छा स्रोत कौन सा है जो सरलता से सुलभ हो। ठीक है, इजीली हमें अवेलेबल ही हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो हमें आसपास मिले ही नहीं। सेकंड पॉइंट देखिए कि प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। यानी उसकी छोटी सी मात्रा है वो भी ज़्यादा कार्य करे। ठीक है, ध्यान रखिए कि छोटी सी मात्रा है उससे भी अपना काम चल जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे में जरूरत पड़े और वो बिल्कुल ऊष्मा भी मत दे। ठीक है, थर्ड है भंडारण और परिवहन में इजीली हो। यानी इजीली हम उसको स्टोर रख सके और इजीली उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। यानी ख़त्म हो जाए तो ऐसा नहीं है कि 10-10 दिन तक वो मिले ही नहीं। जैसे सिलेंडर होते हैं, पुराने ज़माने में सिलेंडर की प्रॉब्लम रहती थी, आजकल कॉल करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तुरंत सिलेंडर आ जाता है। तो परिवहन में भी ईजी होना चाहिए। मेन है सस्ता हो और प्रदूषण भी कम करे। ठीक है, यही तो चाहिए आज के टाइम में कि सस्ता होना चाहिए और पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। प्रयोग करने की दृष्टि से सुरक्षित हो, यानी उसको हम यूज़ करें, डेंजर नहीं हो, उससे दुर्घटनाएं होने के चांसेस कम हो। ठीक है, तो क्लास के इस स्टेप पर आप मुझे बताएं कि किस ऊर्जा स्रोत को आप अच्छा मानते हैं, उत्तम मानते हैं। और मैं जैसे जैसे कवर करती जाऊंगी क्लास में तो आपको समझ भी आ जाएगा कि कौन सा ऊर्जा स्रोत आपने सोचा था और अब कौन सा बेस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक छोटी सी परिभाषा आती है ईंधन, कि वह पदार्थ जो ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है और जलने पर प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है। ठीक है, सिंपल है। आपने जैसे सिलेंडर जलाया तो उसमें जो एलपीजी गैस है वो ईंधन है। आपने चूल्हा जलाया तो लकड़ी वहाँ पर क्या है, एक ईंधन है। यानी जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करेगा और जलने पर ऊष्मा प्रकाश देगा वो ईंधन कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है ऊर्जा के स्रोत पर। देखिए, ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। हालांकि आगे चलेंगे तो हम इसमें नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत भी पढ़ेंगे। एक टर्म आती है, उसको हम आगे लास्ट में कवर करेंगे। ये पारंपरिक स्रोत है जो हम यूज़ करते ही आ रहे हैं बहुत मोटे तौर पर, और ये अभी नवीन है और प्रोसेसिंग में भी चल रहे हैं। इसमें हम कौन कौन से अध्ययन करेंगे, देखिए, जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा और पवन ऊर्जा। आज की क्लास में हम ये तीन जो है जीवाश्म, तापीय और जल, इन संयंत्रों पर चर्चा करेंगे। और गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में कौन से आते हैं हमारे पास, सौर ऊर्जा, समुद्रों से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो आओ अभी हम पारंपरिक स्रोतों को पढ़ते हैं। फर्स्ट है
ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में पहला आता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म हमने पिछले चैप्टर में अध्ययन किया ही था कि जो जीव थे, मृत जीव थे, वो धरती में दब गए और उनसे जीवाश्मों का निर्माण हुआ। और जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है व इनके भंडार भी सीमित है। देखिए, यहाँ पर मैं अनवीकरणीय टर्म को थोड़ा सा समझा देती हूँ। अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं कि जिनको वापस से बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो होते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। अब जीवाश्म है तो जीवाश्म धरती के अंदर जो दब गए लाखों सालों तक, फिर हमें कोयला, पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई। अब देखिए, नेक्स्ट जो जीवाश्म बनेंगे उसमें बहुत अधिक टाइम लग जाएगा और इनका शॉर्टेज भी हमें मिल ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन स्रोत को हम दोबारा नहीं बना सकते, दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि कोयले का उपयोग जो है ये औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वहाँ से संभव हुआ था कि उद्योग धंधों में कोयले का, जैसे कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियाँ आने लग गई, कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियाँ विकसित होने लग गई। तो ये एक औद्योगिक क्रांति थी, वहाँ से ये कोयला यानी जीवाश्म ईंधन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। और आप देख सकते हैं, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो कोयले से पूरी होती है। बिजली जो है वो कोयले से बनाई जाती है और अधिक फैक्ट्रियाँ वगैरह है उनमें भी कोयला यूज़ किया जाता है। तो कोयला देखिए लगभग आधे से ज़्यादा भाग भी कंप्लीट करता है। आप इस वृत्तारेख में देख सकते हैं कितने प्रतिशत ऊर्जा की आवश्यकता को कोयला कंप्लीट करता है। अब हमने पढ़ा था ऊर्जा का उत्तम स्रोत। क्या आप ये मानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का उत्तम स्रोत है? ठीक है, देखते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन जलाने पर होने वाली हानियाँ हमने पढ़ा था। प्रदूषण कम करें, लेकिन इन्हें जलाने पर वायु प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन जलाने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, जिनसे अम्लीय वर्षा होती है। हमने पिछले चैप्टर में भी चर्चा की थी कि जैसे ताजमहल का जो कलर था वो चेंज हो गया है, तो वहाँ पर क्या है, फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है उसके आसपास, तो उससे वो एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन का कारण क्या है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर ये कुछ ऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। इन्हें जलाने पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। हम 2-3 चैप्टर जो हमने पर्यावरण के चैप्टर पढ़े, प्राकृतिक संसाधनों के चैप्टर पढ़े, उनमें हमने चर्चा की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन क्या था, पहले ईंधनों की मांग बढ़ती जा रही थी, कोई और ईंधन का विकल्प उस टाइम था नहीं, तो जीवाश्म ईंधन हमारे डेली रूटीन में शामिल हो गए। लेकिन आज देखिए इनका उपयोग थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, हम उतनी लकड़ियाँ नहीं जला पा रहे। हम जैसे पहले प्रेस होती थी वो कोयले से चलती थी, तो आजकल वो कोयले वाली प्रेस नहीं रही, तो थोड़ा इनका उपयोग सीमित हुआ है। लेकिन जनसंख्या बढ़ी है तो इनकी डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ गई है। अब जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय भी हमारे पास में देखिए। फर्स्ट ये है कि दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके, जब हम इस ईंधन को जलाएं तो ऐसे परिस्थितियों में जलाएं कि ये धुआं, ये पोल्यूशन कम करे। ठीक है, मतलब पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिल पाए और वो पूरा का पूरा जल पाए 100%। तो दहन जो सिस्टम है, कोई भी हम फैक्ट्री बनाते हैं उसके अंदर इसके दहन की पूर्णतः व्यवस्था की जाए ताकि ये अच्छे से काम कर सके, पूरा का पूरा जल सके, धुआं जो है वो प्रदूषित नहीं कर सके। विविध तकनीकों के प्रयोग से दहन से उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को रोककर, यानी कोयले का दहन किया जाता है तो उससे विभिन्न गैसें निकलती है, तो उन गैसों को डायरेक्ट एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। उनका जो वातावरण में पलायन हो रहा है, उनसे जो गैसें निकल रही है, उनसे जो राख निकल रही है, उसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ा जाए, उसका भी कोई ना कोई विकल्प खोजा जाए कि उस गैसों का, उन राख का कोई हम अदर वे में यूज़ कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था जीवाश्म ईंधन। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन आज के टाइम में बहुत अधिक यूज़ हो रहा है, लेकिन इसे हम 100% उत्तम स्रोत नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट, हमने ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में चर्चा की थी। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र हम आगे के भाग में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि विद्युत कैसे बनती है। क्या आप जानते हैं? देखिए, विद्युत उत्पादन प्रक्रिया टरबाइन देखिए कैसे बनती है।
सिस्टम होता है यहाँ पर कि सरलतम टरबाइनों का गतिशील भाग रोटर ब्लेड है। अब डायग्राम में देखिए कि टरबाइन जो होता है उसमें एक गतिशील भाग रहता है जिसमें कोई भी गतिशील तरल या गैसें कोई प्रवाहित की जाती है, उनसे वो ब्लेडें घूमती है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रोटर की पंखुड़ियों को गति देनी होती है। यांत्रिक यानी कोई मशीनी कार्य वहाँ पर हो रहा है तो उस रोटर की पंखुड़ियों को घुमाने के लिए उसे गति देनी होती है। ये गति हम गतिशील तरल द्वारा, गतिशील गैसों द्वारा दे सकते हैं। हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु डायनमो शैफ्ट को घुमाना पड़ता है। ठीक है, ये शैफ्ट घूमती है और शैफ्ट घूमने से देखिए बल्ब जो है वो जल जाता है। ठीक है, एक सिंपल इजी सा प्रोसेस है। देखिए एक मॉडल भी यहाँ पर बनाया गया है। कोई साइंस फेयर होता है या कोई मेला होता है तो वर्किंग मॉडल के रूप में आप इसको बना सकते हैं कि जैसे आपने कोई कुकर लिया, कुकर की सीटी से कुकर में गर्म किया, कुकर को गर्म किया तो भाप निकली, उस भाप से आपने कोई पंखा घुमा दिया, पंखों से जोड़ दिया आपने एक डायनमो को और डायनमो से आपने एक विद्युत बल्ब को जला दिया। ठीक है, ये सिंपल एक मॉडल है जिसे आप अपने क्लास में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी साइंस फेयर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना प्रोसेस रहता है। अब क्या होता है कि हम आगे जितने भी तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र पढ़ेंगे उनमें ये प्रोसेस सेम रहेगा। बस सिस्टम क्या रहेगा कि अलग अलग चीज़ों के द्वारा, अलग अलग पदार्थों के द्वारा सिंपल हमारा काम होगा इन ब्लेडों को घुमाना। ठीक है, कि टरबाइन को हम कैसे घुमाएंगे, उसके लिए हम अलग अलग संयंत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस प्रक्रिया पर आधारित हम पढ़ते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्रों में क्या होता है कि विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, उससे जल को उबालकर भाप बनाई जाती है, उस भाप से टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस यही है। लेकिन क्या किया गया है, तापीय विद्युत संयंत्र में जल को उबाला है, भाप बनाया है, उस भाप ने ब्लेडों को घुमाया है। ठीक है, और इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिससे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस वही है आपको बताई थी। हमें इस रोटर ब्लेड को घुमाना है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया तापीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र। देखिए कि जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्रों को बांध से संबद्ध किया जाता है। अब आपने 9th क्लास में ऊर्जा पढ़ी होगी, 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कोई चीज़ रुकी हुई है, ठहरी हुई है, उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा। बाद में वो किस में चेंज होती है, गतिज ऊर्जा में। अब जैसे हमने बांध बनाया, पानी को स्टोर किया, तो उस पानी में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। उस पानी को हम ऊंचे स्थान से गिराएंगे तो वो किस में चेंज होगी, गतिज ऊर्जा में। उसी ऊर्जा का यूज़ करके क्या बनाई जाती है, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, समझ आया। देखिए जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों, कृत्रिम झीलों में जल एकत्र करने हेतु ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बांध जब हमने पढ़ा था तो देखिए काफ़ी हाइट पे बनता है और फिर उससे नीचे यूँ जल गिरता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर गिरकर उन्हें घूर्णित करता है और जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए पानी ऐसे गिरेगा तो ये पंखा घूमेगा। ठीक है, रोटर ब्लेड का पंखा घूमेगा और हमारा उद्देश्य क्या था, इस पंखे को घुमाना है, पंखे से डायनामो चलेगा और विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आप ये जल विद्युत संयंत्र का चित्र देख सकते हैं। इस चित्र को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ एक लाइन है कि जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। समझे, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। मतलब कैसे कि जब भी बारिश हो जाएगी तो ये बांध भर जाएंगे, बांध भर जाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। और वैसे भी इसमें काफ़ी अधिक पानी स्टोर रहता है, तो आगे से आगे हर साल बांध पूरे भरते चले जाते हैं और बांध भरने से ऊर्जा हम बना सकते हैं। तो इसलिए इसे एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जा सकता है। क्या मैंने कहा था कि आपकी नज़र में उत्तम स्रोत कौन सा है, तो क्या आपने इसका विकल्प सोचा था? देखिए जल विद्युत संयंत्रों के क्या लाभ है। एक तो यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, क्योंकि हमें जीवाश्म ईंधन की भांति ऐसे टेंशन नहीं करनी पड़ेगी कि पानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, जो हमें समस्या मिल रही है वो हमें पेयजल पानी की मिल रही है, हमारे पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं आ रहा। लेकिन महासागरों में बहुत अधिक पानी, उसमें क्या होता है, लवण ज़्यादा होता है, केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको पीने के लिए ज़्यादा अधिक शुद्ध नहीं मानते हैं। लेकिन हमें जल विद्युत संयंत्रों के लिए पानी की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इस हेतु निर्मित बांधों द्वारा सिंचाई करना भी सुलभ है। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बांधों के यूज़ पढ़े थे। तो बांधों से सिंचाई भी करना भी सुलभ हो गया है, बांधों से पेयजल आपूर्ति भी हो रही है। तो बांधों को बनाने के एक से अधिक यूज़ हैं। लेकिन हमें पता है कि बांध बनाने से क्या क्या समस्याएं आती है, वो भी हमने चर्चा की थी। तो बांध बनाते समय हमने चर्चा की थी कि बांध बनाने में ये समस्याएं आती हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जल विद्युत जो संयंत्र है वो डिपेंड किस पे है, बांधों पे ही तो डिपेंड है। तो बांध बनाने से जो समस्या आएंगी वो समस्याएं हमें जल विद्युत संयंत्रों के लिए फेस करनी पड़ेंगी। तो देखिए कि बड़े बांधों के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं, बहुत बड़ी कृषि योग्य भूमि, मानव आवास भी डूब जाते हैं। हमने एक दो आंदोलन चर्चा किए थे, जैसे टिहरी बांध था, सरदार सरोवर बांध था। तो उस परियोजना में बहुत अधिक लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे थे, इसलिए उन बांधों का विरोध भी चला। विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या, इसमें भी हमने पढ़ा था तावा बांध, क्योंकि उसके विस्थापित है जो आज भी पीड़ित हैं, उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। वनस्पति के जल में डूबने से उनके अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। जो सारी प्रॉब्लम्स हमने बांधों के लिए फेस की थी, वो सारी प्रॉब्लम ही हमें जल विद्युत संयंत्रों के लिए फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जल विद्युत संयंत्रों पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। आज की क्लास में हमने चर्चा किया जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र। आप इनमें से कौन सा अच्छा मानते हैं वो मुझे बताएं। आज की क्लास में हमने जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पढ़े, उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानियां हो रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या टेक्निक्स में सुधार करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।